नमस्कार, न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिद शेख। 15 जनवरी को यानी कि कल बसपा प्रमुख मायावती और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि मायावती का जन्मदिन है। ठीक उसके बाद यानी कि 16 जनवरी को मायावती यानी कि बसपा एक अहम बैठक करने वाली। कहा जा रहा है कि इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव यानी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो मायावती का यानी कि जो बसपा का जनाधार हो चुका है, कहीं ना कहीं सिमटता जा रहा है। क्या उस जनाधार को यूपी में मजबूत कर पाएगी बसपा? तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मानस श्रीवास्तव जी, ब्यूरो चीफ यूपी, दीपक सोनकर जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, जी नमस्कार। आलोक पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक, नावेद शिको जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला जी सबसे पहला सवाल मैं सपा प्रवक्ता से लेना चाहूंगी, धर्मेंद्र सिंह जी से। तो सीधा रुख धर्मेंद्र जी का करना चाहूंगी। धर्मेंद्र जी, जी जिस तरह से कहा जा रहा है कि मायावती अब रणनीति बनाने वाली है 2027 के चुनाव के लिए, तो क्या लगता है इन सब के बीच आप लोगों का क्या खास प्लान होने वाला है? क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया था, वहीं अगर उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में वैसा प्रदर्शन नहीं दिख पाया आप लोगों की ओर से। तो अब आने वाले चलिए विधानसभा चुनाव के लिए क्या खास रणनीति होगी आप लोगों की? शबा जी, आपको सभी पैनलिस्ट को, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और साथ साथ बहन जी को आने वाले उनके 15 तारीख को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, जहां तक बहन जी का सवाल है, बहन जी जनरली उपचुनाव नहीं लड़ती थी। आप शायद पीछे जब जब सरकार में रही और बाद में रही बिल्कुल। तो उपचुनाव पर वो फोकस नहीं करती थी। लेकिन पिछले उपचुनाव में जो अभी रिसेंटली हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें करीब करीब 3 ऐसी सीटें थी, सीसामऊ, मीरपुर और कुंदरकी, जहां पर बहन जी की पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो कमोबेश 1000-1500 वोट के लगभग ही रह गए। जहां करीब 1-2 सीटें तो ऐसी थी जहां चंद्रशेखर की पार्टी ने उनके कैंडिडेट से ज्यादा मत प्राप्त किया। सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बहन जी की उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थिति क्या है। निसंदेह बहन जी आदरणीय काशीराम जी की जो खून पसीने से बनाई हुई पार्टी थी, जो एक मूवमेंट उन्होंने खड़ा किया था दलितों का, कमजोर वर्ग के लोगों का, उनको साथ लेकर के वो उसको उसको ओन कर रही थी, उसको लेके आगे चल रही थी। लेकिन बहन जी ने क्या किया, दलित आंदोलन के साथ एक तरह से देखा जाए धोखा किया और खुद अपने अपने परिवार तक ही सिमट के रह गए। उसमें उनकी स्क्रिप्ट, जब भारतीय जनता पार्टी से उनकी सेटिंग हो गई और भारतीय जनता पार्टी जो स्क्रिप्ट लिखती है, कमोबेश बहन जी उसी स्क्रिप्ट को लेकर के बाहर आ जाती हैं। तो मैं तो उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं हम देते हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दे रहे हैं। लेकिन सच ये है कि होगा वही जो बहुजन समाज जो भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्ट बना करके बहुजन समाज पार्टी के नेता को दे दिया होगा, वो वही तय करेंगी। और उनके तय करने से बहुत ज्यादा हमको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में लाभान होने वाला, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस पीडीओ की बात की है, उसमें विशेष रूप से जो दलित तबका है, जो बहन जी को कभी मत करता था, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और समाजवादियों के साथ खड़ा हुआ है। और उसको ये बात मालूम है कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका सबका हित और उनकी सबकी लड़ाई समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव ही लड़ सकते हैं। जी चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी दीपक सोनकर जी का। दीपक जी, बहुत बड़ा आरोप लग गया है बीजेपी पर। देखिए सबा जी, हमेशा से जो आरोप की बात आपने करी है, ये हमेशा से ये आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बसपा है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ओवैसी जी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कभी समाजवादी पार्टी को बताया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस की पार्टी को बताया जाता है। ये बात तो तय हो गई और धर्मेंद्र भाई को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सारी बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी ए टीम है। जो देश में ए टीम हो नंबर 1, ये सबने स्वीकार कर लिया कि सारे लोग एक दूसरे को बी टीम बताने का काम करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपने एजेंडे के साथ और अपने जन योजना और दीपक जी आपकी क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है?
दीपक जी, एक बार आप फिर से रिज्वाइन हो जाइए, आपकी तरफ से कोई इशू आ रहा है। तब तक सीधा रुख करना चाहूंगी आलोक पांडे जी का, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक पांडे जी, जिस तरह से जी मायावती अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है आपको उनकी रणनीति क्या होने वाली है? मायावती जी के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बहुजन समाज पार्टी लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे, जैसे मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ रही, तो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद आ रही है, जिसने कहा था अभी कि बहुत उपचुनाव में बड़ी धांधली हुई है और जब तक धांधली ठीक नहीं हो जाती तब तक वो उपचुनाव नहीं लड़ूंगी। और जैसा भी सपा के भाई ने बताया कि उपचुनाव वो वैसे भी पहले से नहीं लड़ती थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, वो दोबारा रिवाइव नहीं कर सकती है। ये बात थोड़ा अभी जल्दबाजी है। बहुजन समाज पार्टी अगर लगातार काम करती है तो दलित वोट जो उसके पास उसका रहा है, जो इस बार लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है कांग्रेस के कारण से समाजवादी पार्टी में गया है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी में वो ओबीसी में जो उनका यादव वोट है, दलित वोट है, इसका जो ग्रामीण लेवल पर संबंध है वो बहुत कंफर्टेबल संबंध नहीं है ग्रामीण परिवेश पर। दलित बहुत कंफर्टेबल यादवों के साथ नहीं फील करते हैं ग्रामीण परिवेश पर। तो ऐसा मेरा भी मानना है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो दलित वोट इस लोकसभा में आया समाजवादी पार्टी के साथ, वो समाजवादी पार्टी की नीतियों की वजह से नहीं, वो दो कारणों से आया। पहला, कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस उसका प्रमुख आधार वोट रही है, और दूसरा आरक्षण खत्म हो जाना, संविधान खत्म हो जाना, दोबारा चुनाव न होना का जो एक मुद्दा उठाया गया, उस मुद्दे से दलित बहुत सेंसिटिविटी से जुड़ा है, इमोशनली जुड़ा है, तो उसने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और नेचुरल जो उसका अलायंस था कांग्रेस, उसके साथ गया, और कांग्रेस के साथ साथ वो समाजवादी पार्टी के साथ गया। अभी ये परीक्षा बाकी है कि जो दलित वोट है, तो जो ग्रामीण परिवेश में यादवों के साथ बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करता है, वो नेचुरल क्या समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है? ये भी प्रश्न का उत्तर एक दो चुनाव के बाद मिलेगा। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि दलित वोट समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो गया है। तो अभी दिल्ली का भी चुनाव देखेंगे, बहन जी चुनाव लड़ने की मूड में है, लड़ने की बात कर रही है। 13-14% एक समय उनका वोट हुआ करता है दिल्ली में, और आखिरी चुनाव तक आते आते 0.71% तक रह जाते, यानी वो 1% की पार्टी भी नहीं रह जाती है। तो उन्हें राजनीतिक सक्रियता देनी होगी। और रहने के बाद बी पार्टी की, तो कोई भी पार्टी को कभी किसी को बी कह देते हैं। यहाँ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को बी पार्टी कह रहे हैं, जो बीजेपी की हमेशा विरोध में है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ध्रुव में आएंगे। मुझे ये भारतीय राजनीति में यही एक चीज ऐसी है जिसको मैं डिक्लेयर तौर पर कह सकता हूं कि कम से कम 2-4 दशक तक ये दोनों एक ध्रुव में नहीं आएंगे। बाकी कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे की ए और बी टीम हो सकते हैं, ये सरासर झूठा आरोप है। तो इस तरह के अनर्गल आरोप जब कांग्रेस पर लग सकते हैं, तो बहन मायावती पर लगना बहुत साधारण सी बात है। चलिए आलोक जी, ठीक है, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिको जी का। नावेद जी, अगर बात की जाए मायावती की, तो क्या मायावती अपने खोए हुए जनाधार को धार दे पाएंगी? सभा जी, मायावती जनाधार बहुत कमजोर हुआ है। 10-12 साल का अगर इतिहास, राजनीतिक इतिहास देखा जाए, तो डाउनफॉल की तरफ बसपा की सीटें जीरो की तरफ लगभग पहुंच गई। जनाधार, वोट प्रतिशत, सब कुछ लगातार नीचे आता गया। 10-12 साल की यही कहानी है। लेकिन वो सर्वाइव कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी, कुछ सुधार होगा क्या नहीं होगा, ऐसा लगता इसलिए नहीं है क्योंकि उस दिशा में काम भी बहन जी नहीं करती दिखाई दे रही। क्योंकि लगातार उनके कैडर के, उनके पुराने साथी उनका साथ छोड़ के जाते रहे हैं, या मायावती जी खुद उनको बाहर का रास्ता दिखाती रही हैं। आज उनके साथ उनकी पुरानी टीम के चंद लोगों के सिवा अधिकांश लोग साथ में जा चुके हैं। उनके पास वोट प्रतिशत भी नहीं है, उनके पास सीट्स भी नहीं है, और उनके पास कोई साफ रणनीति भी नहीं है। आज मैंने आपके चैनल पे कुछ दिन पहले भी यही बात कही कि आज भारत की राजनीति में लंबे समय से गठबंधन की ही राजनीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जो इतनी ताकतवर पार्टी है, वो भी बिना गठबंधन के चुनाव नहीं लड़ती है। ऐसे में मायावती जी की ये जिद है कि वो
चुनाव लड़ेगी और सफल होगी। इस जिद के साथ उनको नाविद जी, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, आप फिर से रिज्वाइन हो जाइए। तब तक सीधा रुख करना चाहूंगी मानस श्रीवास्तव जी का, ब्यूरो चीफ। मानस जी, अगर बात की जाए 16 जनवरी को जो मायावती की बैठक होने वाली है, जिसे अहम बताया जा रहा है, क्या कुछ होने वाला है इस बैठक में? क्या मायावती आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने वाली है? देखिए सभा, जो मायावती की जो अब रणनीति है वो पूरी की पूरी उसके दलित वोट बैंक की तरफ फोकस करती हुई नजर आती है, और उसके लिए 2-3 तरीके के कार्यक्रम तय किए गए हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, जिसमें सबसे प्रमुख है जो ऐसे पुराने लोग जो कभी रीढ़ हुआ करते थे बहुजन समाज पार्टी की, उनकी पार्टी में कैसे वापसी कराई जाए। देखिए, जो 2012 के बाद से जिस तरीके से भगदड़ मचना शुरू हुई बहुजन समाज पार्टी में, वो लगातार जारी रही, और 2019 तक आते आते पार्टी के तमाम बड़े कद्दावर नेता जो कभी पार्टी के चिंतक हुआ करते थे, वो सब धीरे धीरे करके पार्टी को छोड़ के चले गए, चाहे वो नसीरुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे रामचंद्र राजभर, तमाम ऐसे बड़े कद्दावर नेता जो पार्टी को छोड़ छोड़ करके जाते रहे। अब जब ये भगदड़ मची तो उसके बाद उसका असर नीचे जो काडर था उस पर भी पड़ा। वामसेफ का निष्क्रिय रहना, पार्टी के संगठन का लगातार कमजोर होते जाना, नतीजा ये हुआ कि दलित वोट बैंक जो बड़ी संख्या में छिटक गया। पहले तो ये कहा जाता था कि गैर जाटव दलित वोट बैंक किसका, लेकिन धीरे धीरे जो स्थिति सामने आ रही उससे ये समझ में आ रहा है कि जाटव वोट बैंक है वो भी मायावती की तरफ उस तरीके का आकर्षण नहीं रहा जैसे किसी जमाने में हुआ करता था, जो मायावती का एक बड़ा ही मजबूत बेस वोट बैंक हुआ करता था। जो पुराने पत्रकार साथ में जुड़े हुए हैं वो बेहतर जानते होंगे, देखा भी होगा उन लोगों ने कि जब एक जमाने में जब मायावती की रैलियां होती थी तो वो हर एक रैली अपनी ही पुरानी रैली का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया करती थी, और बड़े सजे हुए कदमों से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जब लखनऊ पहुंचते थे तो कभी भी कोई अराजकता जैसी स्थिति नहीं पैदा होती थी। बड़े अनुशासित तरीके से वो लोग आते थे, चाहे भीड़ 5 लाख की हो चाहे 10 लाख की भीड़ आ जाए, लेकिन कहीं भी शहर में कोई उत्पात नहीं, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं, कोई अराजकता नहीं, एक पटरी पकड़ के वो लोग चला करते थे। दरअसल ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो इतने अनुशासित हुआ करते थे, और एक तरीके के जैसे कहा जाए कि मायावती को इतना जबरदस्त तरीके से वो मानते थे कि उनके एक इशारे पर वो बड़ी संख्या में ना केवल जमा होते थे बल्कि उनके द्वारा बताए गए कार्यक्रमों का पूरी तरीके से पालन भी किया करते थे। हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी कि एक जमाने में वो ये जो वोट बैंक था ये मायावती को एक देवी की तरह पूजता था, और जो हाथी चुनाव चिन्ह उनका हुआ करता था जब वो वहां लगाए जाते थे तो तमाम लोग आते थे और वो हाथियों की जो मूर्तियां होती थी उनके पैर छुआ करते थे, और अंबेडकर मैदान की मिट्टी तक उठा के ले जाया करते थे, ये मान करके कि किसी पवित्र जगह से लाए गई है। तो ये जो कमिटमेंट था उस वोट बैंक का वो धीरे धीरे खत्म होता गया, और 2014 के बाद से जो परिवर्तन होना शुरू हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की गैर जाटव दलित वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने में, ठीक वैसे ही जैसे गैर यादव पिछड़े वोट बैंक को उन्होंने अपने पाले में आकर्षित किया। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव आया उसमें पहली बार एक चीज ये देखने को मिली कि दलित वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी के साथ बिल्कुल जाना पसंद नहीं करता था, वो संविधान और आरक्षण के नाम पर उसने पहली बार समाजवादी पार्टी का रुख किया। दरअसल मायावती की जो सबसे बड़ी बेचैनी है वो इस बात को ही लेकर के है कि वो वोट बैंक जो कभी भी जाता ही नहीं था समाजवादी पार्टी के खाते में, वो उधर उधर कैसे चला गया। और उसने एक विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद उसने बहुजन समाज पार्टी को ना चुन करके उसने इंडिया गठबंधन को चुना, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ थी। ये एक बहुत हैरत की बात थी जो मायावती को लगातार बेचैन कर रही है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अगर मदद ना करती तो शायद उस वक्त भी मायावती का जो स्कोर था वो शून्य होता, ठीक वैसे ही जैसे 2014 में था। तो इसमें भी कोई शक नहीं कि जो समाजवादी पार्टी का उस वक्त का जो वोट बैंक था वो तो मायावती के खाते में शिफ्ट हुआ, लेकिन दलित वोट बैंक उस वक्त भी समाजवादी पार्टी के खाते में शिफ्ट नहीं हुआ। ये अलग बात है कि मायावती ने सारा ठीकरा जो है वो समाजवादी पार्टी की सिर्फ छोड़ दिया और उसके बाद उससे अलग हो गई, लेकिन हकीकत ये थी कि समाजवादी पार्टी
का जो वोट बैंक था वो शिफ्ट हुआ। लेकिन ये अदला बदली के इस खेल में अगर आप देखा जाए तो दलित वोट बैंक कभी बीजेपी तो कभी समाजवादी पार्टी के पास तो जा रहा है, लेकिन मायावती को अब वो उतना मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी उस वोट बैंक को अब थाम के रखने में लगता अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि अपने जन्मदिन पर वो मिशन 2027 का आगाज करने जा रही है, जिसमें 3 तरीके के कार्यक्रम होंगे। पहला तो कार्यक्रम ये होगा कि वो चेहरे, उनकी पहचान जो कभी बेस वोट बैंक हुआ करते थे, पार्टी के बड़े मजबूत काडर हुआ करते थे, उनको वो जो लोग छोड़ के चले गए उनको चिन्हित करना। दूसरा कदम ये होगा कि उनको चिन्हित करने के बाद उनकी पार्टी में कैसे वापसी कराई जाए, इस पर काम शुरू होगा। और तीसरा जो सबसे अहम है वो ये कि काशीराम के फार्मूले पर आगे बढ़ते हुए फिर से संगठन को पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय करना, अपने वोट बैंक को मजबूत करना, उसकी घर वापसी करवाना, ये एक बड़ा टास्क है। इसीलिए उसको मिशन 2027 कहा जा रहा है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। कामयाबी कितनी मिलेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि आकाश आनंद युवा है, तेज तर्रार है। अगर वो पूरी शिद्दत के साथ मेहनत में उतरते तो हो सकता है कि कुछ कामयाबी मिले। लेकिन फिलहाल ये सवाल अभी अपने आप में इसका कोई जवाब नहीं दे सकता कि ये जो वोट बैंक जो सभी सियासी दलों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और एक आपको मैं और बता दूं कि दलित वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए खाली बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, कई तरीके के कार्यक्रम समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भी चला रही है। तो ये कहा जा रहा है कि दलित वोट बैंक से जो काम है उसके लिए सबके अपने अपने प्रोग्राम है, और प्रोग्राम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये सभी सियासी दल कितना आकर्षित कर पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। सभा चलिए ठीक है मनोज जी, फिर आप करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी नाविद जी का। जी नाविद जी। हाँ जी, मैं बात चल रही थी जी आपकी बात अधूरी रह गई। मायावती उस स्तर पे अपने जनाधार को वापस लाने के लिए, अपनी स्थितियों को अपनी पार्टी के सुधारने के लिए उस स्तर पे जमीनी लेवल पे कोई काम करती नजर फिलहाल नहीं आ रही है। ये बात सही है कि उनका जन्मदिन है, कार्यक्रम भी होगा, रूटीन बैठक भी होगी, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है, खबरें इस तरह की आ रही है कि कुछ उनके पुराने साथी घर वापसी कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये जरूर है कि लगेगा कि कम से कम कोई जुम्बिश हुई है कुछ सुधार की तरफ। मुख्य बात यह है जो मैं कह रहा था कि गठबंधन की राजनीति के बिना कोई भी दल, एक एस्टैब्लिश दल भी जीत की तरफ बढ़े ऐसा फिलहाल मुश्किल है। दूसरी तरफ ये कि जो कोर वोटर है, जो उनका कैडर है, जो उनका जातिगत, जो उनका एक आधार है दलित समाज, उसके लिए उनको जमीन पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उनको जमीन पे उतरना पड़ेगा। जिस तरीके से उन्होंने अपने भतीजे आकाश को प्रोजेक्ट किया, जिस तरीके से अपना वारिस घोषित किया, जिस तरीके से उनको पार्टी में एक बड़ा पद दिया, और वो जमीन पर नजर आए संघर्ष करते हुए, उनके आक्रामक भाषण चर्चा में थे, चुनावी सभाओं में उनकी भीड़ बढ़ रही थी, लेकिन एकाएक ही उनको बिल्कुल हाशिए पे डाल दिया, उनको पार्टी से बाहर कर दिया, उनको निष्कासित कर दिया। उसके बाद फिर उनकी वापसी की। लेकिन हुआ क्या कि जो एक उम्मीद थी कि एक युवा चेहरा आया है, भले वो उनके परिवार का हो, जो कम से कम सत्ता पक्ष के सामने आंखों में आंखें डाल सवाल उठा सकता है, आलोचना कर सकता है, उसको जिस तरीके से उन्होंने उभरते हुए एक युवा नेता को, भले ही उनका वो भतीजा हो, लेकिन उनसे दलित समाज में और समाज में एक उम्मीद बढ़ रही थी कि बसपा में एक युवा नेता उभर सकता है जो पार्टी की स्थिति को सुधार सकता है। लेकिन जिस तरीके से कुछ ही समय के बाद उन्होंने उसको एक तरीके से किसी को भी, चाहे वो उनके घर का हो चाहे किसी को भी पार्टी में एकाएक ही एक छोटी सी बात को लेकर कि उन्होंने कोई परिपक्वता नजर नहीं आई या कोई अनुशासनहीनता की या मीडिया से बात कर ली, उनको निष्कासित कर दिया, उनको पार्टी से लगभग बाहर कर दिया, जिसको बिल्कुल आसमान पर बिठाया था उसको जमीन पे। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि एक बार नेता अपमानित हो जाता है तो उसके बाद में जनता में उसके साथ कैसे रहती है, फिर वापस आए हैं, लेकिन अब वो धार उनमें पैदा कर पाना मुश्किल है। दूसरी बात में बड़े बड़े मुद्दे खासतौर से बसपा से जुड़े हुए, दलित समाज से जुड़े हुए, जैसे अंबेडकर जी वाला, उनके सम्मान और मान सम्मान को लेकर संसद में जो अमित शाह जी ने उनके बारे में जो भी टिप्पणी की थी, उसको लेकर कुछ लोगों ने उसको कई रूपों से लिया और बड़ा नकारात्मक लिया, कई लोगों मतलब विपक्ष ने, खासतौर से कांग्रेस ने। लेकिन बसपा ने भी ये सवाल जरूर उठाया, हालांकि ये उसके गोल का ही था, ये सवाल बसपा के ही,
खेमे का था, लेकिन जिस तरीके से बहन जी को चाहिए था, जिस तरीके से उनको खुलकर मैदान में आना चाहिए था, अंबेडकर जी के मान सम्मान के लिए एक बड़े अपने कैडर के साथ, अपने वोटर्स के साथ में कोई प्रदर्शन करना चाहिए था, वो बहन जी ने नहीं किया। और इसके अलावा भी तमाम दलित समाज के मुद्दे हैं जिनको कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी जैसे दल समय समय पर भुनाने की कोशिश से नहीं लपकती हैं जितना उनको लपकना चाहिए है। ठीक है नाविद जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी दीपक जी का। दीपक जी, क्या रणनीति होने वाली है बीजेपी की आने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो? देखिए सभा जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनता के बीच में रहने वाला संगठन है, जनता की योजनाओं के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करने वाला संगठन है और निश्चित तरीके से लगातार जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और हमने हाल ही के उपचुनाव भी देखे, उस उपचुनाव में जिस तरीके से दिल खोल के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और जो मूलभूत सुविधाओं, जो एक अभी चर्चा में बात आ रही थी दलित समाज की, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मैं भी उस दलित वर्ग से बिलोंग करता हूं और वो दलित वर्ग और कोई भी वर्ग यही चाहेगा कि मेरी जो भी सरकार हो, वो किसी दल की सरकार हो, जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उसके मूलभूत आधार है, जो उसकी जरूरतें हैं, वो सरकार की जो जिम्मेदारियां वो पूर्ण करी जाए और उसकी योजनाओं को उसका लाभ मिलने का काम किया जाए। ये ना किया जाए कि मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को संरक्षण दिया जाए, ये ना किया जाए कि मुजफ्फरनगर के दलितों की जमीनों को खींचने का काम किया जाए, ये ना किया जाए गरीबों को ज्यादातर प्रताड़ित करने का काम किया जाए। तो ये हमने सब उत्तर प्रदेश के अंदर शासनकाल के अंदर देखा है और आज वो दलित वर्ग जिसको आज मूलभूत सुविधाएं मिल रही है, किसी ने किसी का घर छीना, आज उसको घर मिलने का काम किया जा रहा है, किसी के सर पर छत देने का कार्य किया जा रहा है, अच्छी सड़कों की व्यवस्था दी जा रही है और उस योजना आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से उनका इलाज किया जा रहा है। तो ये बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आते हैं और ऐसे ही इस पर जनता निर्णय करती है। आपने मेरी बात पिछले चर्चा में अधूरी रह गई थी, आपने कहा कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाता है कि यह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। हमने देखा हमेशा से बीएसपी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया जाता है, कभी ओवैसी जी को पार्टी की बी टीम बताया जाता है, कभी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को बी टीम बताती है, कभी कांग्रेस समाजवादी पार्टी को बी टीम बताती है। मगर इन सारी बातों से एक बात तो तय होगी सभा जी कि भारतीय जनता पार्टी ए टीम है, भारतीय जनता पार्टी ए टीम है, सारी बी टीम है, आपस में ही एक दूसरे के ऊपर विरोध करने का काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कभी गठबंधन, सत्ता की राजनीति के लिए कभी गठबंधन दिखाई देता है, कभी दल का विखंडन दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2014 से जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसका कारण है कि जिस तरीके से आज मूलभूत सुविधाओं को लोगों को जोड़ने का काम किया है, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को सशक्त करने का काम किया है, गरीब कल्याण की योजना गरीबों तक पहुंचाने का कार्य किया है, ये सारे बदलाव हैं। और आप जिस मिल्कीपुर की चुनाव की अगर बात कर लीजिए, आप देखिएगा, मैं अभी मिल्कीपुर में गया था, वहां की जनता कह रही थी कि ये क्या चल रहा है कि भाई सांसद भी यही लड़ेंगे, विधायकी भी इनका बेटा लड़ेगा और लोग कहां जाएंगे। और वो ये बात भी कह रहे थे कि अयोध्या का बदला चुकाने का मौका है कि उस बेटी के, उस आरोपी के साथ रहने वाले लोगों को हम चुनाव नहीं जिताएंगे। तो इस तरीके के जो वातावरण हमेशा से समाज के अंदर बनता है और जब चुनाव के मुद्दे, जब चुनाव की चर्चाएं आती है तो चुनाव के मुद्दों में स्टैंड बनते हैं और इसीलिए जो परिवर्तन दिखता है, जो सत्ता के लोग हैं, जो सत्ता के लालची लोग बैठने के लिए किसी भी हद तक गठबंधन करने के लिए तैयार रहते हैं और कौन दल जो ऐसे हैं जो गरीब जनता की कल्याण की चिंता करते हैं, तो ये जनता इस परसेप्शन पे आधार पर वोट करती है। वही परसेप्शन हम 2014 में भी देख रहे हैं, 2017 में भी देख रहे हैं, 2019 में भी देख रहे हैं और इस उपचुनाव में भी देखा। हमें तो पूर्ण विश्वास है ये विधानसभा चुनाव हो या आगे का विधानसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण की योजना गरीबों तक पहुंचाने का कार्य किया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों की योजनाओं को संकल्प करने का काम किया है। हमने भी पहले देखा था, जो लोग कहते थे कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, उन्होंने गरीबी को ही हटा दिया। तो ये सारे परसेप्शन आमने सामने रख करके जनता इस बात पर निर्णय करती है और इसी के आधार पर निर्णय कर रही है। चलिए ठीक है दीपक जी, सीधा रुख करना चाहूंगी धर्मेंद्र जी का। धर्मेंद्र जी, आपने आरोप लगाया कि बसपा जो है वो बीजेपी की बी टीम है, किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं? सभा जी, दीपक जी कम से कम एक चीज अच्छा बोले, दिल खोल करके
उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तंत्र का प्रयोग करके, तंत्र के षड्यंत्र से उपचुनाव में कुछ सफलता जरूर प्राप्त की, लेकिन पूरे देश ने देखा कि किस तरह से इन्होंने चुनाव में षड्यंत्र किया, किस तरह से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया, किस तरह से निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता को कम करने का काम किया। और 100-150 से अधिक वीडियो निर्वाचन आयोग को और आपके पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, और देख सकते हैं। दूसरी बात देखिए, बहन जी को हम क्यों कहें बी टीम है, बी टीम उन्होंने खुद साबित किया। पहले भी बहन जी ये मुख्तार अंसारी के नाम ले रहे थे, तो पहले अभी आपने बोला, अभी पिछली चर्चा में आपने बोला धर्मेंद्र भाई, आप अपनी बात को क्यों नकार रहे हो? आपने अभी अपनी बात में बोला ना, आप सुनेंगे। मैंने खरियन की बात नहीं कही थी, आप उसको गुमराह मत करिए। खरियन की बात मैंने नहीं सुन लीजिए, मैंने कहा जिसकी बात जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी क्वेश्चन पेश करती है उसको नहीं रखना चाहिए। ऐसा है दीपक जी, व्यग्र न होइए, व्यग्र न होइए, बीच में मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन आप सुनिए, सुन लीजिए, अगर जो गलत कहूंगा तो फिर बताइएगा। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हम किस लिए कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाए हैं, मायावती के साथ तो इनके भाई बहन का रिश्ता था, इनके ही नेता आज नहीं है इस समय, जो भाई राखी बंधवाने जाते थे और सरकार बनवाते थे, और उस सरकार में इनको याद नहीं, बहुजन समाज पार्टी से विधायक जिनको मुद्दा बनाते हैं मुख्तार अंसारी भी थे। शायद इनको अपना करेक्ट कर लेंगे दीपक जी कि जो है मुख्तार अंसारी बहुजन समाज पार्टी जीत के विधायक है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन देकर के मुख्यमंत्री बनाया था। खैर हम उस पर नहीं जाते हैं। पिछले काफी समय से आप देख लीजिए, संसद के अंदर जब अवसर पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, बहन उनके साथ खड़ी नजर आई, चाहे बहिष्कार के माध्यम से, चाहे कई मुद्दों पर खुलेआम उन्होंने इनको समर्थन दिया। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी चाहती है चुनाव लड़ती है, जब चाहती है नहीं लड़ती है। इसका तो बड़ा नावेद जी ने भी और आपके मानस जी ने बड़ी मजबूत बात कही कि जो अंबेडकर जी का अपमान किया संसद के अंदर गृह मंत्री जी ने, तो बहन जी की आवाज नहीं खुल रही थी। बहन जी ने एक छोटा सा ट्वीट करके, बयान दे करके फुर्सत कर ली। कारण यह था कि उनको, चूंकि उनका अघोषित समझौता है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी चाहे अंबेडकर जी का अपमान करे, माननीय काशीराम जी का अपमान करे, दलित किसी भी बड़े नेता का अपमान करे, उससे बहन जी को क्या, बहन जी का तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के आकार नाराज न हो जाए इसलिए बोल नहीं सकती। दूसरी बात, मैं मिल्कीपुर के उपचुनाव की जहां तक बात है, मिल्कीपुर के उपचुनाव में हमारे विधायक अवधेश प्रसाद जी 9 बार वहां का प्रतिनिधित्व किए हैं और इस बार सांसद है। जनता वहां की पहले से मन बना के बैठी समाजवादी पार्टी को जिताने की, और भारतीय जनता पार्टी लगातार मिल्की उपचुनाव की जो उनके पास फीडबैक थी मशीनरी की, लगातार इसीलिए भागती रही। भाई 9 के साथ 10 कराने में क्या दिक्कत थी, लेकिन लगातार भागते रहे, ये जानते हुए कि हम जल्द चुनाव होगा, तुम्हारी छीछा लेदर होगी, केंद्र और राज्य के झगड़े पूरा देश देख रहा है, इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ जी भागते रहे। अब जहां तक बहन जी का सवाल है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, और जो वोट प्रतिशत रहा हो 17 से लेकर के 17 में जो उनका जो स्थिति थी, करीब हमको लगता है 19 सीटें आई, फिर उसके बाद 1 सीट पर आ गई, और 12 के चुनाव में उनकी 80 सीटें थी, और वोट प्रतिशत भी कमोबेश 20-21% रहता था। ये पहली बार हुआ कि 10-12% के आसपास आ गया। दिल्ली में तो 1-2% रहा, वहां का कोई मतलब नहीं है, इसलिए दिल्ली में लड़े लड़ाए वो उसका उनका मामला है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर प्रासंगिकता, मैं ये नहीं कहूंगा, अभी नावेद जी खुद ही कह रहे थे, जब एक लीडर की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है तो दोबारा सरवाइव करना टफ हो जाता है। और हमारी शुभकामनाएं उनके जन्मदिन पर, अच्छा करें, आए, लड़े, जनता के लिए काम करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, भाई दीपक जी लालची गठबंधन कह रहे थे, भाई लालची गठबंधन किसे कहते हैं? लालची गठबंधन उसे कहते हैं जब सारी नीतियों से समझौता तोड़ करके अपने अपने जो नीतिगत उसके जो मुद्दे हैं उससे विमुख होकर के जब कश्मीर के अंदर पीडीपी से समझौता होता है तो उसको लालची गठबंधन कहते हैं। जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, उनका गठबंधन होता है तो उसको लालची गठबंधन कहते हैं। लालची गठबंधन उसको कहते हैं जब एक बार को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मंचों से गाली दे रहे होते हैं, उनको उंगली दिखा रहे होते हैं, और चंद्रबाबू नायडू 5% आरक्षण की बात करते हैं, उसके बाद गठबंधन होता है तो इसको लालची गठबंधन कहते हैं। लालची गठबंधन उसको कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जाते हैं और 50,000 करोड़ का 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा के आते हैं, और सुबह हम लोग टीवी देखते हैं तो उनको उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जा रही होती है। लालची गठबंधन उसको कहते हैं। बिहार में जाकर कहते हैं इनके लिए हमेशा रास्ते बंद है, रास्ते बंद है, इनको कभी नहीं आने देंगे, और उसके बाद जाकर के उनका पैर छू करके शपथ दिलाते हैं, पार्टी तोड़ देते हैं, उसको लालची गठबंधन कहते हैं। कम से कम उंगली उठाने के पहले अपनी तरफ देख लेना चाहिए। आप एक उठाते हो 4 उठती है,
और लगातार भारतीय जनता पार्टी लालची गठबंधन और गठबंधन के दोस्तों को मिटाने में, तोड़ने में, दबाव दे करके साथ रखने में लगातार ये काम करती रही। उसी में उसका विश्वास है और ये दूसरों को गठबंधन की राय देते हैं। कम से कम महाराज दूसरों की तरफ बोलने के पहले अपनी बार एक बार देखिए कि आप क्या करते हो। आप तो चुनी हुई सरकार पर गिरा देते हो, संविधान में आपका भरोसा नहीं है। जो हमारे मानस जी कह रहे थे, हम लोग जो मुद्दे लेकर के गए थे उसमें एक भी मुद्दा जो जन सरोकार का मुद्दा था न झूठ था न हमने गुमराह किया, और उस सारे मुद्दे यथावत बने हुए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, संविधान में इनका जो भरोसा नहीं है, मन विधान से जो चलाना चाहते हैं, जो इन्होंने वादा किया था, जो संकल्प पत्र कह करके आते थे, चाहे वो 17 का हो, 14 का हो, 19 का हो, चाहे 22 का हो, उस पे जो इन्होंने कोई काम बुनियादी किया नहीं। किसान को बुरे हाल में छोड़ दिया, 750 किसान मर गए। डल्लेवाल जी, बस मैं अपनी बात खत्म। डल्लेवाल जी अनशन पर है, सुप्रीम कोर्ट बार बार चिल्ला रहा है, न कृषि मंत्री को फुर्सत है, न गृह मंत्री की फुर्सत है, न प्रधानमंत्री की फुर्सत है। इस तरह से, जिस तरह से डिक्टेटरशिप से सरकार चलाना चाहते हैं, इस तरह न भूतो न भविष्यत इस देश में, कम से कम दुनिया के सबसे खूबसूरत लोकतंत्र में कभी किसी ने देखा नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि इनके कान पर जूं नहीं रेखती। ये तो कहते हैं जो हमारे मन में आ गया, जो हमने कह दिया वही सही है। तो समय है, जवाब देगा, जनता सब समझ रही है। आने वाले हर समय में तंत्र के खड़यन से उपचुनाव कोई जीत लिए होंगे, लेकिन 2024 के लोकसभा में पोल खुल गई थी। आने वाले सारे आम चुनाव आप हारेंगे जी। चलिए ठीक है दीपक जी, अब जवाब दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है मुझे समय दिया और पूरा भाषण इनका हम लोगों ने सुना है। मुझे लगता है ये चर्चा का समय, पूरे भाषण जो इस तरीके से धर्मेंद्र भाई ने दिया है और आपने उन्हें इतना अवसर दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो धर्मेंद्र भाई, आपने गठबंधन, अरे तुम सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप, मैं छोड़ देता हूँ, फिर मैं ऐसे चर्चा नहीं करता हूँ, दीपक जी, कि आप जिस तरीके से, कोई इंटरेक्ट करने की बात नहीं है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, उसका कोई समय नहीं है। दीपक जी, देखिए, आप बोले, सुनिए, क्या हम उनका भाषण सुनने के लिए बैठे हैं? क्या हम उनका भाषण नहीं सुनने बैठे हैं? लगातार आप क्या उनका भाषण सुनने के लिए बैठे हैं क्या? किया हो आप धर्मेंद्र जी नहीं, को बोलने दीजिए। मैं बीच में किसी को नहीं बोलता हूँ। नहीं, तो आपका भी भाषण हम सुनने नहीं बैठे दीपक जी। किसी का भाषण कोई सुनने नहीं बैठा है, लेकिन अपने अवसर पर बीच में किसी को बोलने का सुन लेंगे तब आप बोल पाएंगे। आप जो गठबंधन, आप सुन लो धर्मेंद्र भैया, आप तो बड़े अच्छे भैया हो, हमारे बड़े भाई हो, आप सुन लो। बड़ी धैर्य आपने रखी, बड़ी गठबंधन की बात बताई। कहीं आप गठबंधन करते हो, कहीं नहीं करते हो। जहां आपके राम गोपाल जी कहते हैं कि भाई संभल में उनको जाने की क्या जरूरत थी, जहां सब लोग कहते हैं कि अखिलेश जी बड़े नेता है, राहुल गांधी जी छोटे नेता है, वो छोटे भैया है, तो ये गठबंधन है, ये ठगबंधन है। बिहार में कह देता है कोई इंडी गठबंधन नहीं है, बिहार में कह देता है कोई गठबंधन नहीं है, ये कौन सा ठगबंधन है? और आप जिस तरीके की बात आज बता रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कार्यकाल को उठाकर देखो। आपने बाबा साहब की बात बताई, जिस सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, क्यों बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा गया, क्यों बाबा साहब के पार्कों को तोड़ा गया, क्यों दलित समाज के आरक्षण में प्रमोशन पर रोक लगाने का काम किया गया, क्यों दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया गया, क्यों दलित के अंदर ट्रैक्टर से कुचल करके 2 दलित किसानों की हत्या कर दी गई, उस पर कोई एफआईआर, कोई मुकदमा नहीं हुई। तब आप चुप हो जाते हो, तब आप नहीं जवाब दे पाते हो। ये देखिए जिस तरीके से आज जनता इसी परसेप्शन पर है ना, कौन कितना संरक्षण देने का काम करता था, किन्होंने अपराधियों का संरक्षण दिया, किन्होंने अपराधियों को जेल में डालने का काम किया, किन्होंने अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई करने का कार्य किया। तो ये सारे परसेप्शन आज देखने का कार्य है। और आप गठबंधन की बात कर रहे हो, कहां का गठबंधन है? ये ठगबंधन है। जिस तरीके से कभी किसी सीट पर, उत्तराखंड पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, महाराष्ट्र में हमको गठबंधन नहीं मिलेगा। यहां तो कहा जाता था कि अखिलेश जी जो है बड़े नेता है और वो राहुल जी छोटे नेता है। तो ये इस प्रकार का कोई गठबंधन नहीं होता। और आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हो, बहन जी पर आरोप लगाते हो। किसने चुनाव लड़ा था एक बार साथ में रह करके? कौन विधानसभा चुनाव में एक साथ आया था? तो ये सारे परसेप्शन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है धर्मेंद्र भाई, और इस बात का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता लगातार दे रही है। ऐसा नहीं है, आप 2014 से जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जनता मूलभूत सुविधाओं के साथ है, जनता उन योजनाओं के साथ है, जनता आयोजन पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सशक्त करने के लिए जिस तरीके से लगातार कार्य किए थे, आज उसके साथ है। चलिए दीपक जी ठीक है, उम्मीद है कि आपको पूरा समय मिला होगा, अब आप आरोप नहीं लगाएंगे। सीधा रुख करूंगी आलोक जी का। आलोक जी, जिस तरह से अगर मायावती की बात की जाए तो दिल्ली चुनाव के लिए भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हो गई है, क्या कुछ तैयारी है?
समझिए, अब वो बीएसपी के लिए जब कुछ परफॉर्म करे तब तो बात करें, जब वो 1% नीचे की पार्टी रह जाती है तो मुझे लगता है कि और उनकी तैयारियों में कुछ विषय अभी तक दिखा नहीं है। हालांकि आकाश आनंद का मैंने एक सभा आयोजित देखा था मैंने उन्नाव की। मेरे कजन वहां से लड़ रहे थे लोकसभा का, बीएसपी से तो पांडे जी, तो मैं वहां था। तो उसमें मैंने देखा, उसमें वो फायर मुझे लगा। और वहां पर क्या था कि बहन मायावती जी की जगह आकाश आनंद के पोस्टर की लड़ाई थी, दलितों में वो क्रेज था। अब वो क्रेज कब हो गया, जैसा कि रावेद भाई कह रहे हैं, ये बात मैंने रिसर्च नहीं की, लेकिन ये बात तय है कि कोई गाड़ी अगर 5वें गियर में हो, अचानक ब्रेक मार दो तो फिर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें में समय लगता है। तो जो बीएसपी थोड़ा सा मूवमेंट में आ रही थी, जो उसके अंदर ताकत आ रही थी, उस ताकत में क्षरण हमें जो उठ रही थी वो खत्म हो गई। तो बीएसपी कैसा एक देखिए, बीएसपी एक मूवमेंट था दलितों का, उसके बाद वो सत्ता पे नहीं आ पा रही थी तो उन्होंने सब ब्राह्मणों को जोड़ा। जब उन्होंने एक नारा दिया कि ब्रह्मा विष्णु हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो वो एक कॉम्बिनेशन बना और वो विनिंग कॉम्बिनेशन था। बहन जी जीत गई, लेकिन जीतने के बाद सबसे ज्यादा सवर्णों का दमन किया बहन जी ने। कानपुर के पास है, घाटमपुर तहसील है, फर्जी मुकदमे दलितों ने लगाए सबसे ज्यादा पंडितों के ऊपर। और वो एक कारण बना, पंडित तो बीएसपी से जो गया था बीएसपी की तरफ, वो छोड़ के फिर बीजेपी की तरफ लौटा। और फिर बहन जी दोबारा दलित इससे से नाराज थे कि जिनको हम कल तक गरिया रहे थे, आपने उनको जोड़ दिया। ठीक है, एक बहुत ही अभिषेक नारा चला था, तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूता चार। तो तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूता चार से ब्रह्मा विष्णु महेश से हाथी नहीं गणेश तक चली गई वोट बैंक के लिए। पंडितों को ने इसलिए नाराजगी बताई कि उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगे थे। दलित इसलिए नाराज हो गया, उस आकर्षण से, उस चार्म से थोड़ा कमजोर हो गया चार्म, कि अब हम पंडितों को गाली नहीं दे पा रहे। तो वो दोनों तरीके से बसपा का कोर वोटर भी चला गया बसपा से नाराज होकर, क्योंकि पंडितों को गाली देने से उत्तेजना आती थी, वो उत्तेजना भी खत्म हो गई। और पंडित इसलिए चला गया क्योंकि उसके ऊपर मुकदमे। तो बसपा ने जो सत्ता प्राप्ति के लिए जो माध्यम चुना पंडितों को जोड़ने का, वो बसपा के पतन का कारण बना। उसके बाद बसपा की जो निष्क्रियता रही, उसमें बार बार उनके ऊपर आरोप लगता है कि बीजेपी ने सीबीआई वाला एक तोता छोड़ दिया था उनके ऊपर, और जैसा फिर बीजेपी कहती थी वैसा बीएसपी ने किया, ऐसा आरोप लगता है। तो बहुत न्यूट्रलाइज करने पर लगता है कि इस आरोप में दम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आरोप हवा में है। तो ये आरोप लगता है। तो बहन जी की जो गलतियां पिछले एक दशक से उन्होंने लगातार गलतियां की, जो काडर नेता था उनका, काडर नेता जिनको उन्होंने ही खड़ा किया था या काशीराम ने खड़ा किया था, उसको अपने तुनक मिजाजी में अपने पार्टी से बाहर जाने दिया, अपने डायमंड्स को संभाल के नहीं रखा, आपको लगा आप ही आप है। तो बहुत सारी गलतियां बीएसपी ने की है। अब देखना ये है कि उसे 2, 4, 5 साल लगेगा अपने जो बिखरे हुए लोग, जो बिखरी हुई पूंजी है, जो बिखर गई है, जो भारत का प्रधानमंत्री दलितों के पैर धोता है। मैं मानता हूं, एक आपके प्रोग्राम में था, शायद दूसरे चैनल में था, राहुल लाल जी ने कहा कि वो तो सिंबॉलिक किया था, भारत के प्रधानमंत्री ने पैर धोए थे। तो हमने कहा इस बार आपको सिंबॉलिक धो ले, अखिलेश यादव जी दलितों के पैर धो ले, राहुल गांधी दलितों के एक बार पैर सिंबॉलिक धो ले बड़े मंच से, बिल्कुल तैयार करे। लेकिन एक बात है, एक बार जरा नकली पैर धो के दिखाया दलितों के, सफाई कर्मियों के, कम से कम क्वेश्चन ही कर ले। भारत का प्रधानमंत्री सम्मान भी देता है दलितों का, भोजन भी देता है, तो दलित क्यों ना जाएगा उसकी तरफ? ये सोचने वाली बात है। जब 2024 में दलित नहीं गया, ये क्या कंटिन्यूटी है? क्या बसपा, देखिए बसपा को लगता था बीजेपी से दलित वोटों का नाराज होगा तो मेरे पास आए, लेकिन वो चला गया सपा में। तो बसपा को लगता है कि अब हमारा राजनीतिक फ्यूचर क्या होगा, हमारा वोट बैंक सपा की तरफ जा रहा है। ये एक बार गया है, ये तो भाजपा की तरफ लौटेगा या अब हम अपनी तरफ लौटा लें। तो सपा की तरफ गए हुए दलित वोट बैंक को बसपा अपनी तरफ लाना चाहती, क्योंकि ताजा ताजा टूटा है बीजेपी से और सपा बिल्कुल नया जुड़ा है। मैं मानता हूं दलित और यादव एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन ग्रामीण पश्चिम में नहीं है। तो ये बात बसपा भी जानती है, बहन जी भी जानती है कि सपा के पास जो दलित वोटर गया है वो भाजपा के पास वापस न लौटे, वो बसपा के पास लौट आए, तो हमारी कुछ राजनीतिक पूंजी बनी रह सकती है। अब देखना यह है कि इस काम के लिए बहन जी करती क्या। चलिए ठीक है आलोक जी, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए तो बसपा यानी कि
मायावती की पार्टी अब रणनीति बनाने में लगी हुई है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। हालांकि इन सबका फायदा कितना बसपा को मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। इन सब के बीच ये भी देखना होगा कि बसपा का जो जनाधार कहीं ना कहीं सिमटते जा रहा है, उस जनाधार को अब कैसे धार दे पाएगी बसपा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।